हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 दिन से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ाना शुरू किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और 99.9% स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है। इनफैक्ट 100% स्टूडेंट्स इससे कटते हैं और थोड़ा अवॉइड करते हैं इसको तैयार करने के लिए। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम्स में आने लग गए हैं। पहले भी आते थे, जब हम लोग तैयारी करते थे तब भी एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी था। और मुझे ध्यान है 12वीं के तुरंत बाद, जैसे ही 12वीं के एग्जाम खत्म हुए थे, मैंने सबसे पहला टारगेट बनाया था एनसीईआरटी को पढ़ने का और उससे नोट्स बनाने का। तो एनसीईआरटी सदाबहार है। हर स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी है कि एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़े। 9वीं 10वीं क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरा बेस उठा के समझाया गया है और कोई भी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ अच्छी डेवलप करना चाहता है तो क्लास 9th से और 10th से अगर वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ लेता है तो मैं इतना 100% श्योर हूं कि वो कॉम्पिटिटिव पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री में मार नहीं खाएगा। एक एक लाइन, बहुत सारी बातें अपने अंदर संजो के रखी हुई हैं एनसीईआरटी ने। तो वो सारी बातों को समझने के लिए बहुत सारी कहानियां आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको पढ़ के चीजों को समझने में सक्षम रहेंगे। तो मैंने यही टारगेट बनाया, एनसीईआरटी की सारी लाइंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैं रोज आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। और इस आधे पौने घंटे की क्लास के लिए मुझे 5-6 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी टीचर इस बात को समझ सकता है कि जब वो क्लास में कोई अच्छी क्लास लेता है और खासकर कोई टफ चीज जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए टीचर को उसको आसान बनाने में एक छोटी सी क्लास के लिए 5-6 घंटे 7 घंटे तक भी लग जाते हैं। पर उम्मीद करती हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे वो 6-7 घंटे की मेहनत मुझे लगता है कि फल दे जाती है जब आप एक बड़ी संख्या में जुड़ जाते हैं और काफी बड़ी तादाद में आप मेरी वीडियोस को पसंद भी करते हैं। तो फिर मुझे लगता है मेरे वो 5-7 घंटे यूज हो गए। परसों जो वीडियो पहली वर्ल्ड हिस्ट्री पर मैंने बनाई थी उसने मेरे ख्याल 1 लाख प्लस, शायद 1,10,15,000 कुछ लोगों ने देख लिया और कल वाली वीडियो को भी 60,000 प्लस ने देख लिया। फिर लगता है कि टीचर ने जो किया, आज मैंने पूरा दिन जैसे इन चीज़ों को थोड़ा सर्च किया, एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी किताबें देखी, थोड़ा गूगल से देखा कि क्या बताने लायक है, क्या कुछ एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो फिर मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। तो चलिए आज फ्रेंच रिवोल्यूशन का 3rd चैप्टर शुरू करते हैं। और हमने जो कहानी अब तक सुनी थी वो आपके दिमाग में एक बार फिर से तरोताज़ा करने के लिए एक छोटी सी उसको मैं जोड़ के आज के लेक्चर को वहां तक ले आती हूँ। तो सबसे पहले हमने बात की थी क्लास 9th का पहला चैप्टर है फ्रेंच रिवोल्यूशन, जिसमें एक बास्टील जेल, बेस्टाइल जो फोर्ट्रेस यानी इनके किले के अंदर एक प्रिजन थी और राजा के डेस्पोटिक पावर को, निरंकुश ताकत को वो दिखाती थी वो जेल, क्योंकि राजा जिसको चाहता उठा के और उसमें पटक देता था। तो जनता ने वहां 14 जुलाई 1789 को अटैक कर दिया और उस पूरी जेल को ध्वस्त कर दिया। और उसको ध्वस्त करने का मतलब ये था कि अब राजा से भी हम ना दबेंगे ना डरेंगे और सिस्टम को उखाड़ के बदल सकती है जनता अगर अपने पर आ जाए तो। और वो एक हद के बाद, जैसे सिर पे से पानी गुजरेगा तो हर कोई जवाब देगा, यही जनता ने किया। फ्रांस की जनता ने अपने राजा के सामने इस तरह का ऑप्शन नहीं छोड़ा कि उसकी डेस्पोटिक पावर हमेशा चलती रहेंगी। मैंने आपको कहानियां सुनाई 2 दिन, उन कहानियों को दोबारा से थोड़ा करके और आज की कहानी तक पहुंचते हैं। तो हुआ क्या था, फ्रांस में एक राजा था, इनफैक्ट एक खानदान था, लुइस 16 नाम का राजा। 20 साल की छोटी सी एज में राजगद्दी मुफ्त में मिल गई, क्योंकि भैया राजशाही थी, राजतंत्र था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी से, मारिया एंटोनेट, बहुत खर्चीली महिला। अमेरिका की 13 बस्तियों की इन्होंने मदद की थी और उन बस्तियों को आज़ाद कराने में जो पैसा लगा वो वापस तो आया नहीं, अमेरिका ने तो दिया नहीं। तो इतने बड़े राजशाही परिवार को चलाने में ढेरों खर्चे थे, बहुत सारी तरह के खर्चे थे, जिस कारण इनका खजाना हो गया था खाली। खजाना इनफैक्ट इससे जो पिछले 2 लुई थे ना, उनके टाइम में भी खाली होना स्टार्ट हो गया था, इसको बिल्कुल खाली खजाना मिला। खजाने को भरने का सिर्फ एक तरीका था, टैक्स बढ़ा दिए जाएं। और मैंने आपको बताया था फ्रांस में एस्टेट्स हुआ करती थी। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, जिसमें चर्च और बड़े लोग थे जो पैसा देंगे नहीं। दूसरी जो एस्टेट थी इसमें नोबिलिटी यानी नोबल पर्सन, जो कि कुलीन तंत्र के लोग थे, एक तरह से जमींदार या सामंत टाइप के लोग, मान लीजिए रॉयल फैमिली से भी संबंधित लोग थे, उनके यार दोस्त थे, ये भी टैक्स नहीं देंगे। जो तीसरी कैटेगरी थी, इसकी 3 कैटेगरी बताई थी। एक बिल्कुल गरीब, जिनको की रोटी के भी माने
बांधे थे। दूसरे वो जो किसान थे, आर्टिसंस थे, बहुत अमीर नहीं थे बहुत गरीब भी नहीं थे। तीसरे अच्छा ठीक ठाक सा कमाने वाले बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, कुछ इस तरह के लोग थे। क्लेरिकल भी थे उसमें, लॉयर्स भी थे। फिर हमने देखा था कि इन तीसरे वाले एस्टेट से टैक्स लिया जाता था और टैक्स बढ़ाने के लिए बैठक करनी पड़ती थी। तो तीनों की बैठक बुलाई गई, 301 ने भेजे, 301 ने, 601 ने। वो 300 तो बैठे थे आमने सामने, 600 खड़े थे। तो वहां था एक एस्टेट एक वोट। लेकिन इन 600 को, क्योंकि अब मॉन्टेस्क्यू के विचार प्रभावित कर चुके थे, जॉन लॉके के विचार प्रभावित कर चुके थे, या रूसो के द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब ये पढ़ चुके थे, तो इन लोगों ने कहा भैया ये तो बराबरी वाली बात नहीं है। एक एस्टेट के 300 आदमी वो एक है, दूसरे के 600 वो भी एक है, ऐसा कैसे होगा? इन्होंने कहा एक एस्टेट का एक वोट नहीं, एक आदमी का एक वोट गिना जाएगा। भैया हम भी 600, तुम दोनों मिला के 600। इस बात पे राजा और वो जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे वो चिढ़ गए। उन्होंने कहा अच्छा तुम बदलोगे? आज से हजारों सालों से ये इतिहास चला आ रहा है, जब जब बैठकें हुई हैं एक एस्टेट की एक कीमत थी, उसकी वैल्यू एक थी। तो उन्होंने कहा नहीं, फ्रांस को तुम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाइकआउट कर गए। वहां से ये सारी जनता निकली, 600 लोग रिप्रेजेंटेटिव थे ये थर्ड एस्टेट के, और आप लगा लो लगभग गरीब लोगों के या एवरेज जो लोग थे उन सबके रिप्रेजेंटेटिव यही थे। ये निकले और एक टेनिस कोर्ट था, वहां जाके इन्होंने ओथ ली। क्या शपथ ली इन्होंने वहां के हॉल में? कि अब हम इस निरंकुश राजा को इस तरह से काम नहीं करने देंगे जैसा ये चलाता आ रहा है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेंगे। और इन लोगों ने 2 साल 1789 से 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करने वाले वो लोग थे, 600 आदमी वो थे जो तीसरी एस्टेट के पढ़े लिखे और काबिल थे। यानी गरीब लोग अभी भी सामने नहीं आए थे। थी तो थर्ड एस्टेट लेकिन थे अमीर। खैर, मोनार्क यानी राजतंत्र ने जब देखा कि भैया ये लोग भाग गए, तो उसने कहा कोई नहीं, क्या बिगाड़ लेंगे 600 आदमी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके देखते देखते उसके देश की स्थिति बिगड़ने लग गई और उसने देखा कि गांव साइड में, मैंने कल आपको बताया था, गांव में ये खबर फैली, अफवाह फैली कि लठैत बुला लिए, मतलब लठ ले लेके तगड़े आदमी और गुंडे और डाकू टाइप के आदमी, इन गांव में जो तगड़े लोग थे ना, जमींदार टाइप के या सामंत या फ्यूडल जिसको हम कहते हैं, इन लोगों ने बुला लिए। तो गांव की जनता इकट्ठी हुई। उन्होंने गांव के बाहर जो किले बना रखे थे ना इन सामंतों ने, इनके ऊपर अटैक कर दिया। नोबिलिटी वाले लोग थे ये। इनके ऊपर अटैक करके इनके सारे अन्न के भंडार लूट के ले गए, इनके कागज जला दिए जिसमें लिखा था किससे कितना इनको कर्जा दे रखा है इन्होंने, कितना रुपया लेना है। यानी एक तरह से चारों तरफ अराजकता फैल गई। इस अराजकता से राजा को एक बात समझ में आ गई कि लोग मेरे एंटी हैं। तो उसने सोचा कि यार जब सभी एंटी हैं तो क्या किया जाए। तो उसने अपने ये मान लिया कि ठीक है भैया, मेरा राजवंश ऐसे ही चलेगा, तुम्हारा कहना मान लेता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू दे देते हैं। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू दे दी। अब राजा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर हो गया, राजा उसकी बात मानने के लिए बाध्य हो गया। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ऐसा राजतंत्र जिसमें संविधान की मान्यता मिल गई संविधान को। ठीक है, लेकिन राजा के मन में रह रह के ये बात आती थी कि यार ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन और ये कौन से लोग हैं, ये कल तक तो ये मेरे बाप दादा के सामने बोल नहीं सकते थे, आज ये मेरे सिर पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो सामने तो राजा कुछ नहीं बोला, जो ये लुइस 16 था, लेकिन धीरे 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 इसने सीक्रेट नेगोशिएशंस यानी चुपचाप गुप्त तरीके से बातचीत शुरू कर दी अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ। और एक तो इसने अपनी रिश्तेदारी, जहां से इसकी पत्नी थी ऑस्ट्रिया, वहां के राजा के साथ बातचीत की कि भैया आज मेरा देश वाले दुखी कर रहे हैं, कल तुम्हारे देश वाले दुखी करेंगे, तुम मेरी मदद करो। इसने एक प्रशा, हिंदी में प्रशा कहते हैं, इंग्लिश में प्रशिया लिखते हैं, रशिया लिख के आगे पी लगा दो, प्रशिया। जहां जर्मनी है ना, यहाँ का इलाका था प्रशिया, बहुत ताकतवर देश था। तो इस फ्रांस के राजा ने, लुइस 16 ने प्रशा के राजा और ऑस्ट्रिया के राजा को कांटेक्ट किया। अब इसने कांटेक्ट करने में क्या बात कही, इसने कहा भैया आज दिक्कत मेरे ऊपर है, कल तुम्हारी दिक्कत तुम्हारे ऊपर आएगी, तुम आज मेरी मदद करो, कल मैं तुम्हारी कर दूंगा। ये जनता है, ये किसी की है नहीं। अब वो अपने आप को सोच रहा है कि जनता मेरे एंटी हो गई तो मैं किसकी मदद लूं। ये बात धीरे धीरे करके लोगों में फैल गई कि जनता के बीच में, गुप्तचर होते ही थे बहुत सारे जनता के बीच में, कि ये राजा बाहर के राजाओं की मदद लेके और हमें मरवाएगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा अच्छा ऐसे कैसे मरवा देगा, और लोगों ने जो है मैदान में उतर के अपनी सेना बना ली। अब उस सेना बनाने में क्या हुआ कि
प्रशा जो है और ऑस्ट्रिया, इसके राजा अपनी फौज यहाँ भेजते उससे पहले यहाँ के लोग बॉर्डर पे जाके खड़े हो गए। और जब वो बॉर्डर पे गए ना, तो वो देशभक्ति के गीतों को गाते हुए जाते थे, देशभक्ति से भरी हुई भावना के साथ। और आज भी जो फ्रांस का नेशनल एंथम है ना, मर्सेलेस करके उसको बोलते हैं। जैसे हमारा ना राष्ट्रगान जनगण मन, ऐसे उनका, जैसे वंदे मातरम है अपना राष्ट्रगीत, ऐसे उनके राष्ट्रगान का नाम है, जो उनका नेशनल एंथम है, मर्सेलीज। मर्सेलीज बेसिकली एक जगह का नाम है, मर्साइल। वहां से एक बहुत बड़ी लोगों की टुकड़ी पैदल मार्च करते करते पेरिस तक गई थी। और जब उस लंबी यात्रा में वो देशभक्ति के गीत गाते गए थे, जो गीत सबसे ज्यादा गाया गया वही आज वहां का राष्ट्रगान है। तो हम भी तो अपने लिए ऐसे ही पढ़ते हैं। 1896 में हमारा वंदे मात ये नहीं गाया गया था, वंदे मातरम, जिसको हमने राष्ट्रगीत बना दिया। फिर हमने 1911 में जनगण मन गाया था कलकत्ता के सेशन में। तो ये सब चीजें जैसे अपने देश में थी ना, ऐसी ही फ्रांस में, बस वो हमसे थोड़ा पहले की सारी तस्वीरें हैं। थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं हम लोग, जो कल वाली घटनाएं मैंने पढ़ाई थी उनको मैंने पीपीटी में थोड़ा सा करा लिया ताकि आपको याद हो जाए वो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये कल वाला है सारा, ठीक है। देखो पहले कुछ पिक्चर्स देखो, ये पिक्चर्स एनसीईआरटी में है, और पिक्चर्स समझोगे तो आगे की चीजें भी बड़ी आसान दिखेंगी। ये पिक्चर ध्यान से देखो, अगर क्लियर ना हो तो मैं बता देती हूँ। ये एक नोबिलिटी का आदमी बैठा है, मतलब ये कुलीन तंत्र का, जो थोड़े सामंत टाइप के लोग, फ्यूडल सिस्टम को प्रेजेंट करना है, अमीर। इसके कपड़े देखो, कैप पहनी है, और इसके यहाँ पे देखो कितना शाही टाइप का, इसने जूते पहने हैं बड़े बड़े। और ये जो पेरिस है ना, जिसको आज आप कहते हैं फैशन की नगरी, फैशन की नगरी को पूछे क्या है तो पेरिस, सीन नदी के किनारे बसा हुआ। आज भी फ्रांस के लोग सबसे ज्यादा स्टाइलिश लोगों में गिने जाते हैं। अगर आप सर्च करें मोस्ट स्टाइलिश पीपल इन द वर्ल्ड, तो उसमें इटली और उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है। इस टाइम पे फ्रांस बहुत क्लासी लोगों का देश था। इनका पहनना ओढ़ना, इनका उठना बैठना, बड़े रॉयल टाइप के लोग थे ये। जैसे ऐसे नहीं कुछ भी पहन लिया, इनके कपड़ों का भी एक अलग ही स्टाइल था, मतलब स्टाइल में रहने वाले लोग थे। तो इस आदमी के बैठने का तरीका आपको दिखा रहा होगा कि ये रॉयल टाइप का आदमी है, नोबिलिटी को बिलोंग करता है। इसके ठीक सामने एक बहुत गरीब टाइप का, कंधे झुके हुए, बड़ा परेशान सा, जैसे बहुत दबे कुचले शोषित वर्ग से हो, ऐसा एक आदमी खड़ा है। इसके हाथ में एक बकेट है जिसमें फ्रूट्स भरे हुए हैं। इसके हाथ में एक पोटली सी है जिसमें कि पैसे भरे हुए हैं। लिवरे यहाँ की करेंसी थी ना, हमने पढ़ा था 2 बिलियन लिवरे का इनके ऊपर ये था, डेब्ट चढ़ा हुआ था। ये बेचारा अपनी तरफ से ये अन्न का भंडार रखा बहुत बड़ा, अपनी तरफ से सब कुछ जो इसके खेत में पैदा हुआ और जो इसने कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा इस नोबल मैन को देने के लिए आ गया। लेकिन इस नोबल मैन की आंखों में कोई ये नहीं है थैंकफुलनेस या ग्रेटफुलनेस कि भैया तू मेरे लिए कुछ लेके आया, इससे ये ध्यान भी नहीं दे रहा। तो इन दोनों को एनसीईआरटी में कंपेयर किया गया। ये बेचारा एक मक्खी है, मक्खी फंस जाती है ना स्पाइडर के जाल में, मकड़ी के जाल में, और मक्खी निकल नहीं पाती है, वो स्पाइडर फिर फाइनली आके उसको खा जाती है। तो ऐसे ही ये स्पाइडर है, ये जो नोबलमैन है ना, ये स्पाइडर है, सब कुछ खा लेगा इनका, इनके पैसे पे ऐश मारेगा, इनके लिए थैंकफुल नहीं है, ना इनके लिए कुछ करता। सिर्फ जन्म से पैदा हो गया नोबिलिटी में तो ऐश मारना उसका हक है, वो प्रिविलेज्ड है, ना उसको टैक्स भरना। ये बेचारे गरीब टैक्स भी देंगे, लात भी खाएंगे, मार भी खाएंगे, और फिर भी गुणगान करेंगे। ये दूसरी पिक्चर है। इस पिक्चर में ये जो देख रहे हो दीवारें, ये किला है, क्या ये विजिबल है फोन पे? ठीक है, तो देखो ये है वो फोर्ट्रेस प्रिजन, इसके अंदर है जेल, ये किला है वो जो राजा की निरंकुश ताकत को दिखाता है, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग लुइस 16। इस किले को, यहाँ देखो ये लोग खड़े हैं, जनता, ये इस किले को तोड़ने आए हैं, और यहाँ की जेल में सिर्फ 7 कैदी हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 7 आदमी आजाद कराना, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजा के इस इतने बड़े राजतंत्र पे इन लोगों ने अटैक करके इसको खत्म कर दिया। और ये बास्टील या बास्तील या बेस्टाइल की जेल इनकी आजादी वाले दिन को इंडिकेट करती है, 14 जुलाई 1789। ये वही दिखाया गया। ये इतना तोड़ दिया लोगों ने कि इसकी ईंट भी बेची गई थी, जिससे बना था ना, लोगों ने उसको रख लिया था। ये पिक्चर अभी मैंने आपको कराया नहीं है। ये पिक्चर जब ये संविधान बना रहे हैं ना, नया संविधान लिखा था ना इन लोगों ने, उस संविधान में इसको बोलते हैं लॉ टैबलेट, इसका नाम है। काला सा बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इस पे 17 आर्टिकल्स लिखे हैं, 17 आर्टिकल्स। इसमें सारी बातें लिखी हैं कि कैसे देश चलेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसकी क्या पावर होगी, ये सब लिखा है। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका नाम है लॉ टैबलेट, इस पे कानून लिखे हैं। ठीक है, हमारा प्रियम्बल है ना, संविधान की प्रस्तावना, ऐसे मान लो ये 17 बातें हैं। यहाँ आपको 2 औरतें दिख रही होंगी। एक औरत है जिसके ऊपर पंख लगाए हुए हैं,
पंख लगाना ये इंडिकेट करता है कि शायद ये स्वर्ग से आई है, ऐसा मान लिया लोगों ने कि भैया ये स्वर्ग से है, मतलब भगवान का एक मैसेज मान लीजिए। वैसे ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ है, ये इनके जैसे हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कानून की देवी देखो, याद करो मूवीज में वो अंधी सी एक महिला आंखों पे पट्टी लिए तराजू लिए, तराजू हमेशा इक्वल रहेगा। तो वो जो अपनी है ना भाई कानून की जो मूर्ति बना रखी है हमने आंखों पे पट्टी बांधे, ऐसे इन्होंने अपनी ये महिला बना रखी है विंग्ड वुमेन। विंग्ड वुमेन का मतलब जिसके पंख हैं और जो ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से आई है और जो लॉ को दिखाती है। तो पर्सोनिफिकेशन होता है किसी को आदमी के रूप में या औरत के रूप में दिखाना। यहाँ एक और औरत बैठी है, इस औरत ने दो रंग तुम्हें दिख रहे होंगे शायद अपने फोन में, एक रेड और एक ब्लू। ये रेड जो है ना और ब्लू, इसके हाथ के यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो जैसे फोल्ड नहीं कर लेते अपनी बाजू, यहाँ पे इकट्ठी कर ले, गर्मियों में लोग कर लेते हैं, ये व्हाइट कलर की है। ये तीन इनके जैसे हमारे ट्राई कलर है ना, फ्लैग के तीन कलर, जब आप भारत माता की पिक्चराइज करते हैं दिमाग में तो आप एक औरत को पिक्चराइज करते हैं जिसके जो है साड़ी के तीन रंग होते हैं, वही केसरिया, व्हाइट और ग्रीन, वही तो भारत माता दिमाग में आती है ना। ये इनकी मान लीजिए इनके देश के तीन कलर्स हैं। ये इसमें ब्लू है, जो इसकी स्कर्ट नीचे वाली है, जो इसने ऊपर पहना है वो रेड है, और जो उसकी फोल्ड बाजू है ना उस पे व्हाइट कलर है। तो तीन कलर है फ्रांस के, कौन कौन से? रेड, ब्लू एंड व्हाइट। इस औरत के हाथ में आप एनसीईआरटी से देखेंगे तो बहुत क्लियर दिखेगा, हो सकता है यहाँ पे दिख रहा हो, इसने ना एक जंजीर पकड़ी हुई है और जंजीर खुली हुई है। ये जंजीर इंडिकेट करती है लिबर्टी को। जंजीर मतलब आप बंदी हैं, लेकिन अगर वो जंजीर टूट गई है, वो खुली है, इसका मतलब आप आज़ाद हैं। तो ये इनका इंडिकेशन है, ये इनके देश का पूरा। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत हल्का है, बुक में भी नहीं दिख रहा था, एक ट्रायंगल बना के उसके बीच में एक आंख बना रखी है और चारों तरफ रोशनी फैलती हुई दिखा रखी है। इसका मतलब अपनी आंखें खोलिए, अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाइए, चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये आपको देखनी है। तो नए नए आइडियाज को सुनिए, क्रिएटिव दिमाग के इंसान बनिए, ये इसको दिखा रहे हैं कि भाई वैसी दबी कुचली व्यवस्था में मत रहिए, सिस्टम को बदलने के लिए नए नए आइडियाज। रूसो को पढ़ो, मॉन्टेस्क्यू को पढ़ो, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने क्या कुछ अच्छा अच्छा लिखा है, इन सबको पढ़ो। तो ये आंख, इसको यहाँ आपको दिख नहीं रही होगी, यहाँ पे एक आंख बनी हुई है। ये जो औरत है ना, ये विंग्ड वुमेन, जिसके कि हाथ में यहाँ पे एक डंडा सा है, ये राजदंड है। राजदंड क्या था? मतलब रॉयल पावर को दिखाता है कि इस महिला के हाथ में है रॉयल पावर, तो ये राजदंड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ना एक रेड कलर की कैप बनी है, फ्राइजियन कैप कहते थे इसको फ्रांस में। फ्राइजियन, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, फ्राइजियन कैप किससे संबंधित थी? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था उस टाइम पर जो ये आगे मैं बताऊंगी, एक क्लब था जैकोबिन क्लब। अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा, आपके यहाँ पे हैदर अली का बेटा था, ये क्या नाम था इसका, टीपू सुल्तान, ये जैकोबिन क्लब का मेंबर बना था फ्रांस के। ये जैकोबिन क्लब के जो लोग थे ना, ये टोपी पहनते थे रेड कलर की, जैसे सेंटा क्लॉज की कैप नहीं होती वैसी सी टोपी मान लीजिए। ये लिबर्टी, ये मतलब फ्रीडम को, आजाद हो गए हम, इसको दिखाती है। ठीक है, तो ये इस पे 17 बातें लिखी हैं। ये हमारा फ्रांसीसियों का था। अब ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इसको मैं समझाऊंगी पहले, फिर पता चलेगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो मैंने कल पढ़ाया था ना उसको पीपीटी में से पढ़ लेते हैं। क्रांति शुरू हो गई। क्रांति कैसे शुरू हुई, क्रांति शुरू होने के कारण क्या थे, वो सब जानते हैं। सॉरी, लुई 16 को टैक्स बढ़ाने थे। क्यों टैक्स बढ़ाने थे? क्योंकि इसकी ट्रेजरी, इसका राजकोष खाली था। खाली होने के दो कारण, अमेरिका की मदद कर दी थी और इसकी पत्नी इतनी राजशाही थी और इसके अपने भी बहुत ज्यादा खर्चे थे। इसके लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी थी। मीटिंग कब बुलाई थी? पहली 1614 में, 175 साल पहले मीटिंग बुलाई। पहले टैक्स बढ़ाए होंगे, अब फिर टैक्स बढ़ाने तो दोबारा से मीटिंग आएगी। 1614 में पहले बुलाई गई थी लास्ट मीटिंग, उसके बाद अब बुलाई जा रही है 1789 में। मई 1789 स्टेट जनरल की मीटिंग नए टैक्सेस लगाने के लिए। फर्स्ट स्टेट मतलब क्लर्जी, जो कि चर्च वाले लोग थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, सीटेड बैठे हुए थे आराम से। सेकंड स्टेट 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, ये भी बैठे हुए थे। थर्ड स्टेट जिसकी 3 कैटेगरी थी, एक वो पढ़े लिखे टाइप के, एक थोड़े ठीक ठाक, एक बहुत गरीब, इनमें से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए, इन सबको खड़े रखा गया। तो आप इसी से देखो कितना डिफरेंस है भैया। ये भी कोई बहुत बेवकूफ आदमी नहीं है, ये मर्चेंट हैं, ये लॉयर्स हैं, ये बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन इनकी समाज की वैल्यू नहीं है इनकी, मतलब इस दरबार में जाके ये खड़े रहेंगे, बाकी वो 300 बैठे हुए हैं। पीजेंट्स यानी किसान, आर्टिसंस हस्तशिल्पी और औरतें, इनको अलाउ नहीं किया
भैया औरतों को तो आप ये मानो, फ्रांस जिसको कि आप कहते हैं वर्ल्ड में सबसे एडवांस्ड कल्चर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इन लोगों ने हमारी आज़ादी से सिर्फ 1 साल पहले अपनी औरतों को वोटिंग राइट दिया है। हम अपने आप को लकी माने, हम इंडियन वुमेन अपने आप को लकी माने कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन हमें पता था कि हमें आदमियों की बराबरी पे वोटिंग राइट मिलेगा। 1951 में जब पहली बार जनरल इलेक्शन हुए तो आदमी औरत को लड़ना नहीं पड़ा औरतों को कि हमें भी राइट्स दो। आप ये देखो कब की आज़ादी, आप इनकी कब से पढ़ रहे हो आज़ादी क्या, इनके तो अपने देश में जो ये गड़बड़ चल रही है, इनके यहाँ औरतों को 1946 में जाके वोटिंग राइट मिला है। तो इस मामले में देखें तो हम इनसे बेहतर निकले, हम कम से कम ऐसे तो नहीं लड़ना पड़ा। और इसका बहुत बड़ा कारण आपके देश के पढ़े लिखे काबिल अच्छे लोग थे, जिन लोगों ने शुरू से ये सोचा कि भैया जब आज़ाद होंगे तो औरतों को बराबरी पर रखेंगे। नहीं तो आपसे आज़ादी से ठीक 1 साल पहले इतना एडवांस देश भी अपने यहाँ औरतों को बराबरी पर नहीं रखता था। तो 600 आदमी थे, औरतें इसमें नहीं थी, लेकिन इन सब ने, ये भी तो समझदार होते हैं, कोई पागल थोड़ी होते हैं, इन्होंने 400 खत भेजे थे कि भैया ये हमारी बातें हैं और तुम जा तो रही हो 600 आदमी, तुम ये बातें उन तक पहुंचा देना। पर कौन सुनने वाला था यहाँ। एक एस्टेट का एक वोट था, तो 3 एस्टेट है तो 3 वोट। और जब पूछेंगे हाँ भैया टैक्स बढ़ा दें, तो ये दोनों कहेंगे हाँ जी बढ़ा दो, इनको थोड़ी टैक्स देना है, टैक्स तो इस बेचारे अकेले को देना है। ये कहेगा नहीं बढ़ाओ। तो ये दो एक तरफ, ये एक तरफ, दिखती बात है टैक्स बढ़ेगा। 175 साल बाद जो मीटिंग हो रही है, सब जानते थे इसमें इन दोनों की चलेगी, और इन दोनों को तो हाँ करने में जाना क्या है, इनके घर से थोड़ी ना ठन्नी भी जानी है, दिक्कत तो इनको देखनी है। तो इन्होंने कहा, इन लोगों ने अब क्या कहा देखो, इन्होंने डिमांड की 1 मेंबर 1 वोट हो भैया, एक एस्टेट एक वोट नहीं, एक आदमी एक वोट, फिर आ जाओ बराबरी पर। 300 300 तुम 600 मिला के 600 हम हैं, तुम में से भी कुछ तो होंगे जिनको हम पे दया आएगी और वो हमारी तरफ आ जाएंगे, हम में से कोई तुम्हारी तरफ जाने से रहा। यानी 100% चांस थे कि अगर एक आदमी एक वोट माना जाता तो थर्ड एस्टेट की चलती, लेकिन इस बात को मानेंगे थोड़ी वो लोग। अब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सीख लिए थे लोगों ने। ये बात कहाँ से आई, 175 साल पहले इनके दिमाग में कभी नहीं आया कि हम लोग मना कर दें, हम कह दें एक आदमी एक वोट। अब इन्होंने किताबें पढ़ ली, मैंने बताया था ना सलून्स में, कॉफी शॉप्स में ये किताबें पढ़ते थे और न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे और पैम्फलेट पढ़ते थे। तो वहां से इनका दिमाग चला कि यार रूसो ने क्या कहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने क्या कहा था, या मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था, या जॉन लॉकी ने क्या कहा था। तो अब देखो रूसो की बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से समझा था लोगों ने कि भैया डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए और आदमियों को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। तो अब ये बात जब वो इनके सामने उठाएंगे तो कहेंगे अच्छा तुम्हें बड़ी बुद्धि आ गई है, तो तुम ज्यादा समझदार हो गए हो, और इनकी बात सुनेंगे नहीं वो। किंग लुइस 16 ने रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा ये नहीं चलेगा, आज तक मेरे बाप दादा ने कभी नहीं ये चेंज किया, मैं कौन हूं चेंज करने वाला, मैं नहीं बदलूंगा इस चीज को। तो मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। थर्ड एस्टेट के लोग वहां से चले गए कि ठीक है नहीं मानते तो हम जा रहे हैं, ठीक है भैया। जून, ये तो मई की घटना थी, जून 1789 में वर्साइल्स के इंडोर टेनिस कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्साइल्स ही वर्साए है, फ्रांस का एक शहर वर्साए, यहाँ के टेनिस कोर्ट के हॉल में इकट्ठे हुए लोग। इन्होंने क्या कहा, अपना नाम क्या रख लिया, इन्होंने कहा एस्टेट जनरल थी जब थी, अब हम एस्टेट जनरल नहीं है, अब हम नेशनल असेंबली है, हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हम नेशनल असेंबली हैं। फ्रांस का संविधान लिखने की कसम खा ली और बोले यहाँ जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे जब तक संविधान ना लिख लें और उस संविधान में इस राजा की पावर्स को कम ना कर दे। तो अब सोचो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो ओथ ले रहे हैं, वो शपथ ले रहे हैं, कहाँ पर, इंडोर टेनिस स्टेडियम है कोई, उसके हॉल में। लीडर्स कौन है इसके, दो बड़े लीडर्स हैं। 40,000 लेटर्स हैं, आपने 400 लेटर्स बोले। 40,000, अच्छा 40,000 थे भाई, 400 मैंने गलती से बोल दिया, 40,000 लेटर्स हैं। देखो एक अच्छी बात पता है क्या हुई, जैसे ना हम कई बार सोचते हैं कि सभी अमीर खराब ही होते हैं, गलत है ये। अब जैसे जो क्लर्जी मेंबर्स थे और जो नोबिलिटी थी, इनमें अच्छे आदमी भी थे जिनको लगता था कि यार बेचारे इन गरीबों को क्यों शोषण कर रहे हैं इन लोगों का। जैसे गरीब को तो अपनी दिखेगी ही दिक्कत, लेकिन कुछ अमीर लोग भी अच्छे थे। उनमें से दो के नाम मैंने यहाँ लिखे, ये एनसीईआरटी में दिए हैं। मिराबेओ ये नोबिलिटी का था और एबेसाइस ये प्रीस्ट था। आबेसिए, मिराबेओ, ये दोनों आदमी सोचो बड़े लेवल पे हैं, ये स्टेट 1 और 2 में हैं और ये दोनों अच्छे लीडर्स हैं। ये अखबार निकालेंगे, ये जनरल निकालेंगे, ये पत्रिका पैम्फलेट निकालेंगे और ये कहेंगे हम हैं तुम्हारे साथ, हमारे जो ये लोग कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि कुछ लोगों में उस टाइम भी ह्यूमन वैल्यूज थी, जिन्हें लगता था कि गलत हो रहा है इनके साथ। ठीक है, इस अबेसिए नाम के बड़े लीडर ने पैम्फलेट निकाला था, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, ये हैं क्या ये लोग। फ्रांस आंदोलित हो गया। एक तरफ तो ये लोग जो थे 600 आदमी ये चले गए, तो राजा को लगा ये 600 क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, लेकिन जब राजा ने पता करवाया तो पूरे फ्रांस में हलचल थी। फिर राजा मानेगा कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो। फ्रांस में क्या हुआ उस साल, कड़ाके की ठंड पड़ी, फसल खराब हो गई, रोटी की कीमत आसमान छूने लग गई। मैंने आपको बताया था इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ी थी, 2.3 करोड़ से ये
2.8 करोड़ हो गए थे। तो मैंने ये भी कहा था आज आपको लगेगा इसमें क्या बढ़ी पॉपुलेशन, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत बढ़ी। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, चीज़ की कीमतें बढ़ गई। भाई चीज़ कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कीमत बढ़ेगी, लेकिन कीमत बढ़ने का दिक्कत ये हुई कि सैलरी तो नहीं बढ़ी, तो लोगों के पास बेसिक चीज़ें, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया, बेसिक चीजें मिलनी भी मुश्किल हो गई। ठीक है, जमाखोरी करनी शुरू कर दी लोगों ने, हमेशा करते हैं, आज भी करते हैं लोग। औरतों ने धावा बोल दिया। जब औरतें सड़कों पे आ जाएं, जब किसान सड़कों पे आ जाएं, जब गरीब मजदूर सड़कों पे आ जाए ना, इसका मतलब आपका देश बदल सकता है। क्योंकि फ्रांस में तो कितना बढ़िया हम ये पढ़ ही रहे हैं। अब देखो पहले क्या था, पीजेंट्स दुखी थे, औरतें दुखी थी, अब वो सड़कों पे आ गए, उधर वो वहां इकट्ठे हो गए। बस ये अलग बात है कि वो थोड़े अमीर टाइप के थे तो थर्ड एस्टेट के ही। अब औरतें भी नीचे क्रांति में अपना साथ दे रही हैं। सम्राट ने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दिया, भैया जाओ संभालो पेरिस को। भीड़ ने क्या किया, बास्तील की जेल पे धावा बोल दिया। जो पहली पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, बास्तील जेल तोड़ने का मतलब, अब हम राजा से न दबेंगे न डरेंगे, बेशक मार दे हमें, हम क्रांति करेंगे। देहाती इलाकों में क्या अफवाह फैल गई कि लठैत आ गए, लुटेरे आ गए, और जमींदार और जो ये नोबिलिटी है ना, ये हम सब की फसलों को पका, जो पकी तैयार फसल है उसको खत्म करेंगे ताकि हम भूखे मर जाएं, क्योंकि हम लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो लठैतों और लुटेरों के गिरोह, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स आ गए पकी फसल बर्बाद करने। ये अफवाह थी, असलियत में नहीं था। लेकिन उस अफवाह में क्या होगा, इनके जमींदारों के बड़े बड़े जो महल बने हुए थे गांव में, इन सब में घुस गए लोग, इनके कागज जला दिए जिसमें सब लिखत पढ़त थी, और इनके पूरी जो ग्रेनरी थी ना, इनके बड़े बड़े ये जहां इन्होंने अन्न भंडार इकट्ठे कर रखे थे, उन सबको लूट लिया। तो किसानों ने अपने हथियार, अब किसानों के पास कोई गन्स और राइफल्स तो है नहीं, तो कुदाल उठा ली, जो फावड़े और इस तरह की चीजें होती हैं जो खेती में यूज होते हैं, बेलचो, पिच फॉक्स, ये नाम है उनके जो यूज कर रहे थे खेती में, इनसे ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। भैया जिसके पास जो साधन था पहुंच गया लेके वो, कि चलो ये हमें मारें, गुंडे बुलवाएं, लठैत से पिटवाएं, उससे पहले हम ही ना कोशिश कर लें। तो वो वहां घुस गए उनके घरों में, अन्न भंडार लूट लिए, दस्तावेज जला दिए। नोबल्स बेचारे भाग गए। बेचारे तो क्या है, ये इतने सालों से इनको लूट के खा रहे थे, ये भाग गए। कई लोग तो देश ही छोड़ के भाग गए जिनके पास ज्यादा पैसा था। ग्रेट फियर इसे कहते हैं, ये ग्रेट फियर था। नोबिलिटी डर गई अंदर से, नोबिलिटी को लगा अब हमारा मरना निश्चित है। नोबिलिटी और कुलीन वंश के लोग जो है ना, उनके डर का समय द ग्रेट फियर कहलाया। लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि गांव में भी लोग हावी हो गए, बास्तील की जेल भी लोगों ने तोड़ दी पेरिस में, और यहाँ 600 लोग बाइकआउट कर गए। चारों तरफ से घिर गया ना राजा लुईस। फिर इसने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी बात मैंने ऊपर रखी और मान्यता दे दी संविधान को। जैसे अभी मोदी जी ने नहीं 3 बिल वापस ले लिए, जब चारों तरफ देखा भैया गड़बड़ नहीं मान रहे हैं, साल भर प्लस हो गया है, तो ऐसे ही वहां के राजा ने ये देखा कि मैं चारों तरफ से घिर गया, तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बात ऊपर रखी और संविधान को मान्यता दे दी। संविधान के अंकुश को मान लिया, ठीक है संविधान में जो लिखोगे तुम मान लिया जाएगा। अगस्त 1789 असेंबली ने आदेश पारित कर दिया। क्या, पास्ट अ डिक्री, डिक्री होता है आदेश, कि फ्यूडल सिस्टम, अब जो ये असेंबली है, नेशनल असेंबली, ये बनी कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगी आपको, फिर ये समझ में आएगा। जैसे कोई भी चीज ना अगर समझ लेंगे तब बात बनेगी। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। नेशनल असेंबली कैसे बनी है, मैंने आपको बताया था मॉन्टेस्क्यू की बुक में एक बड़ा अच्छा विचार था कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, ताकत किसी एक आदमी के हाथ में ना हो, बल्कि 3 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं। एक का नाम उन्होंने दिया था जो आज भी चल रहा है, लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। उसी पर बेस्ड है ये बात। ये मान लेते हैं जुडिशरी, जुडिशरी ये एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेचर। अब ये बनेगी कैसे, क्योंकि अब इन लोगों ने कह दिया हम संविधान बनाएंगे, तो ये तो कौन है, थर्ड एस्टेट के, मतलब आम आदमी टाइप। लेकिन इनके देश में अभी भी गड़बड़ है, इस संविधान में भी कमियां हैं। क्या कमियां हैं उनके ऊपर बात करते हैं। आप ये मान लीजिए पूरी आबादी है, ये फुल पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में इन लोगों ने डिवीजन किया 2 पार्ट पर। एक को कहा एक्टिव सिटीजन, एक्टिव, और एक को कहा पैसिव सिटीजन। तो ये क्या डिवीजन था भैया, इन्होंने कहा औरतें चाहे किसी भी उम्र की हो, औरतें, यहां लिख देती हूं मैं, वुमेन, औरतों को, बच्चों को, चिल्ड्रन, और जो लैंडलेस हैं या जो प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं है, नॉन प्रॉपर्टी वाले, यानी जिनके पास जमीन नहीं है, वो आदमी वोट नहीं डालेंगे। ना औरतें वोट डालेंगी, ना बच्चे वोट डालेंगे, ना 25 साल से कम के आदमी वोट डालेंगे, चाहे वो अमीर हो, 25 साल से कम वाले, और ना ही वो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो वोट कौन डालेगा, उस 2.8 करोड़ में से सिर्फ वो लोग वोट डालेंगे जिनकी, जो पहली चीज तो मेन, आदमी हो, दूसरी चीज उनकी एज 25 साल प्लस हो,
ये कंडीशन थी। और तीसरा, उनके पास प्रॉपर्टी हो। और चौथी कंडीशन, प्रॉपर्टी होने के बाद वो टैक्स देते हो, और वो टैक्स इतना होना चाहिए जितने उस देश में उस जमाने में किसी डेली वेजर की 3 दिन की ये मान लीजिए डेली वेज, यानी जो रोज नहीं कमाते भाई, कहीं आज जैसे देखें 400-500 रुपए डेली वेजेस होती हैं, तो जो डेली वेजर होते हैं रोज की कमाने वाले, रोज जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो उन्होंने कहा 3 दिन जितनी मजदूर को मिलती है ना रुपए, उतने आपके टैक्स में जाने चाहिए, तो आप एक्टिव सिटीजन बनेंगे। बड़ी अजीब सी शर्त रखी, लेकिन रखी तो रखी। तो आदमी हो, 25 साल से ऊपर हो, प्रॉपर्टी हो, और वो टैक्स देता हो, और इतना टैक्स देता हो जितनी 3 दिन की एक मजदूर मजदूरी कमाता है, इतना टैक्स देता हो। ठीक है। अब उस 2.8 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख लोग ये शर्त पूरी करते थे। 40 लाख यानी 4 मिलियन। ठीक है, इतने लोगों ने शर्त पूरी की। तो इन लोगों ने सिर्फ छोटा सा एक, मान लीजिए 40 लाख अगर मैं 2.8 करोड़ में निकालूं तो बहुत छोटा सा प्रतिशत है जो सरकार बनाएगा। अच्छा, ये क्या करते थे, ये कुछ लोगों को, 50,000 लोगों को चुनते थे जो निर्वाचक या इलेक्टर्स कहलाते थे। इलेक्टर्स, ये सरकार नहीं बना रहे। सोचो, इतनी बड़ी आबादी में से थोड़े से लोगों को हक दिया कि आप 50,000 आदमी चुन लीजिए, और 50,000 बहुत अमीर और जो टैक्स पेयर थे ना, ये लोग थे। अब ये 50,000 अपनी नेशनल असेंबली को चुनेंगे। नेशनल असेंबली जिसमें 745 मेंबर्स होंगे। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आसान है, वरना टफ है। इस देश में गलती थी, संविधान लिख रहे थे लेकिन बराबरी नहीं दे रहे थे। औरतों को तो बिल्कुल ही पीछे, आदमी भी पीछे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स नहीं देते। तो इस इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 40 लाख आदमी थे जो कि टैक्स देते थे, जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी और जिनके पास प्रॉपर्टी थी। तो वो 40 लाख लोग 50,000 लोगों को चुनेंगे जो बहुत रिच टाइप के होते थे। वो 50,745 को चुनेंगे जो नेशनल असेंबली बनाएंगे। ठीक है। अब ये नेशनल असेंबली, ये लेजिस्लेचर है। अब ये नेशनल असेंबली एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, राजा, किंग, यानी लुइस 16, और उसके मंत्री, ये इनको कंट्रोल करेंगे। ये देखेंगे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो आम आदमी को, इस बेचारे को लगेगा जिंदगी भर कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। इनको लगेगा यार हमने भी डायरेक्ट नहीं बनाया, इनडायरेक्ट बनाया, पर चलो कुछ ना से कुछ बेहतर। यही लोग जो ये एक्टिव है ना, यही जुडिशरी को बनाएंगे। यानी एक्टिव लोगों को, एक्टिव सिटीजन्स को, 40 लाख लोगों को ये फील हुआ कि चलो हमने कहीं ना कहीं तो योगदान दिया, वो थोड़े से खुश हो गए। लेकिन अभी देश में बराबरी नहीं आई। ये सब नीचे हैं। अब अगर इसको मैं पिक्चर से आपको समझाऊं तो देखो, अब तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दो सबसे बड़ी कमी क्या थी इन लोगों में, ये देखो, इसको देखना अब जरा। ये 2 कैटेगरी हैं रेड वाले स्ट्राइप में। एक्टिव सिटीजन्स हैं, इन लोगों को वोट डालने का अधिकार था सिर्फ 40 लाख लोग 2.8 करोड़ में से। और पैसिव सिटीजन कौन थे, जिनको वोटिंग राइट नहीं था, ये बेचारे बहुत सारे तो इसमें आदमी थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो गरीब थे, जो टैक्स नहीं देते थे, औरतें थी, बच्चे थे, और जो 25 साल से कम के थे, ये सब इसमें थे। तो बहुत थोड़े से लोग थे जो कि वोट डाल सकते थे। ये लोग वोट डाल के 50,000 आदमियों को चुनते थे। औरतें इसमें कहीं नहीं दिखाई देंगी, 50,000 आदमी। फिर ये 50,000 आदमी 745 आदमियों को चुनते थे जो कि नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली में पहुंचने वाले लगभग लोग बहुत अमीर आदमी, सिर्फ आदमी होंगे, 25 साल से ऊपर के होंगे, और बहुत ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग होंगे, जो मतलब बिजनेसमैन या मर्चेंट्स मान लीजिए। अब बन गया लेजिस्लेचर, नेशनल असेंबली। इसका कंट्रोल देखो यहाँ है, ये जो कैप बना रखी है ना, राजा का ताज है किंग पर, इनका कंट्रोल मिनिस्टर्स पर भी है। और ये लोग जो एक्टिव सिटीजन हैं, यही जजेस को चुनेंगे। यानी एक्टिव सिटीजन कुछ तो रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अभी मजे वाली बात नहीं है, कमी है अभी इस देश में, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है ना, तो उसमें सबसे पहले दिया राइट्स ऑफ मैन। देखो कितनी अजीब बात है, और यहां से आप फील कीजिए औरतों को कितना निग्लेक्ट किया गया, और इतने एडवांस देश में लिखा है राइट्स ऑफ मैन, इसका मतलब आदमी के अधिकार। फिर पीछे लिखा है एंड सिटीजन्स। सिटीजन्स तो सभी होते हैं, बच्चे भी हैं और आदमी भी हैं, औरत भी हैं, लेकिन सबसे पहला हक मिला है आदमियों को। हमारे यहाँ क्या लिखते हैं, हमारे यहाँ लिखते हैं हम सबके लिए कि मौलिक अधिकार तो हर भारतीय के लिए है, उसमें कोई औरत और आदमी का डिवीजन नहीं है, इन्होंने कर रखा है। इन्होंने लिखा राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है। तो क्या दिए राइट्स, अच्छा कुछ अच्छी बातें हैं जो हम आज भी फॉलो करते हैं। इन्होंने राइट टू लाइफ दिया, भाई जिंदा रहने का अधिकार हर किसी को हो। इन्होंने कहा अपना ओपिनियन रख सकता हो, हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है, हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी बातें कह सकता है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। और इन्होंने कहा लॉ के सामने सब बराबर है, वो विंग्ड वाली वुमेन नहीं दिखाई थी मैंने अभी, तो ये बहुत अच्छी बातें जो आज भी भारत भी फॉलो कर रहा है और दुनिया के बहुत सारे देश इसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आपका ओपिनियन हो सकता है, आप
व्यक्ति कर सकते हैं और आपको लॉ के सामने बराबर है। तो देखो ये 4 चीजें यहाँ से हैं, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। बहुत अच्छी बात है ये। इन अधिकारों को माना भैया ये है नेचुरल, ये सारे वो अमीर टाइप के लोग हैं थर्ड एस्टेट के, कह रहे हैं नेचुरल है और इनको आप कभी खत्म नहीं कर सकते, और स्टेट की, राजा की जिम्मेदारी है कि ये अधिकार कभी खत्म ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन कुछ कमियां अभी भी रह गई। क्या कमियां रह गई? एक तो औरतों के अधिकारों को किसी ने कभी सोचा ही नहीं, और दूसरा जो बेचारे गरीब हैं वो कहाँ जाएं भाई, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बहुत लैंडलेस लेबर है या कोई पीजेंट्स है जिसके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो वो तो मर गए, उनके लिए किसी ने कभी कुछ सोचा ही नहीं। उनको क्या कह दिया, तुम तो पैसिव सिटीजन हो, पीछे ही पड़े रहो। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये कमी थी। चलो इस कमी के साथ भी चीजें चल जाती, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है संविधान है लेकिन राजा भी है, क्योंकि मैंने बताया राजा तो एज इट इज बैठा रहेगा। अब राजा को ना रह रह के मन में आता था, यार मेरे बाप दादा परदादा में हमारा तो वंश कैसा ताकतवर था, ये कुछ लोगों ने मेरा वंश जो है गड़बड़ में कर दिया, और अब मैं क्या करूंगा, आगे आने वाली पीढ़ी हंसेगी कि मैंने कैसे बेवकूफ़ों की तरह इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया। तो रह रह के उसके मन में आता कि मुझे ना इन लोगों को ख़त्म करना है। तो ये जो दिक्कत थी ना उसके मन में, इसको उसने शेयर किया अपने पड़ोसी देश प्रशा, जिसको इंग्लिश में प्रशिया लिख देते हैं, रशिया के आगे पी लगा दो, प्रशिया, रशिया नहीं है, ये अलग है, प्रशिया। और एक जहां की इसकी पत्नी थी जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, मारिया एंटोनेटा यहीं की तो थी, ऑस्ट्रिया। तो इन 2 देशों के साथ इसने अपना बातचीत की, चुपचाप, सीक्रेट नेगोशिएशंस बोलते हैं इसको, गुप्त वार्ता। और इन दोनों को कहा कि भैया मेरे यहाँ तुम ना अपनी फौज भेज दो, जरा ये सिर पे चढ़ रहे हैं कुछ लोग, इनको मुझे ठीक करना है, ये थर्ड एस्टेट हमारी ज्यादा सिर पे बैठ गई है। अब आप एक चीज देखो, थर्ड एस्टेट के साथ सब लोग नहीं होंगे, क्योंकि गरीब और ये औरतें और इस तरह के लोगों को तो वो इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे। एक होता ना खाई बन गई थी बीच में। तो यहाँ पे प्रशा और ऑस्ट्रिया के राजा अपनी ट्रूप्स भेजते, अपनी सेना भेजते, उससे पहले ये बात पता चल गई नेशनल असेंबली को, जो किसकी थी, थर्ड एस्टेट की। तो थर्ड स्टेट ने कहा भैया हम अभी तो आए हैं, आके बैठे हैं, जमे भी नहीं है, उससे पहले राजा ने हमारे खिलाफ गड़बड़ शुरू कर दी। तो इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने ये बात बता दी पूरे थर्ड एस्टेट वालों को। तो थर्ड एस्टेट ने कहा कि भैया हमारे अभी तो हमें हक मिला है, चलो मान लिया सबको नहीं मिला, कुछ को तो मिला है, इस हक को क्यों खाना चाहता है राजा और हम सबको मरवाना चाहता है। पहले भी कितनी तरह की अफवाहें फैली थी। तो इन सब लोगों ने अपनी ये लगा लो जनता ने अपनी आर्मी बना ली, तो जन सेना बन गई। और जन सेना जब बन जाती है ना, तो फिर राजा की सेना कुछ नहीं कर पाती है। राजा की सेना जो है ना, वो तो ये मान लो किराए के होते हैं, जन सेना होती है मन से लड़ने वाली। तो इस देश में जनता ने अपनी सेना तैयार कर ली, पब्लिक मिलिटिया बोल देते हैं इसको, जनसेना। ये जनसेना अपने अपने घरों से चल पड़ी और इन्होंने ये मान लिया कि मरने को मर जाएंगे पर इस राजा को अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। और जब जनता सेना बन जाए तो फिर राजा को जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जनता जब निकली ना, तो ये मान लो अगर ये है फ्रांस, तो इसके हर प्रांत से जनता से सेना बन के और निकल पड़ी। और इन्होंने कहा हम अपने राजा से नहीं लड़ेंगे, इसको तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले लड़ेंगे उन बाहर वालों से जिनकी हिम्मत कैसी हुई हमारे देश में आने की और सोचने की कि वो ट्रूप्स भेजेंगे और हम बेवकूफ़ हैं। तो यहाँ जगह जगह से इस तरह करके, और ये कोई पेरिस, यहाँ मान लीजिए पेरिस था, इस तरफ चल पड़े और यहाँ से फिर सेना प्रशा और इनसे लड़ने के लिए। तो अपने राजा को तो देखना ही था, पहले इन बाहर वालों की भी अकल ठिकाने आ जाए। तो बाहर वालों ने देखा भैया इनके देश में तो अशांति है, वो बाहर ही रह गए। उन्होंने कहा पहले लड़ने दो, मरने दो, हम क्यों बिना बात इनकी मदद करने पहले ही पहुंचे। यानी प्रशा और ऑस्ट्रिया पीछे रह गए। अब इन सबका गुस्सा फूटेगा यहाँ के राजा लुईस 16 पर। और जब ये चल रहे हैं ना अपने घरों से, तो तुम ये मान के चलो ये मरने के लिए कफन बांध के चल रहे हैं कि राजा को तो हम या तो मार देंगे या तो मर जाएंगे, पर सिस्टम को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ से चलते वक्त इन लोगों के मन में इतनी देशभक्ति है कि इस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय गीत जो होते हैं ना, जैसे हम अगर इंडिया में देखें, आप लोगों ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी होगी, तो मूवी में देखो जब वो भूख हड़ताल कर देते हैं भगत सिंह, तो फिर वो गाना गाते हैं कि भाई रंग दे बसंती चोला, इस तरह की चीजें ना, ये मन में एक भावना पैदा है, पैट्रियोटिज्म, इसको राष्ट्रभक्ति कहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे गीत गाए गए। उसी टाइम पे रॉजेट डी लिसेले करके एक आदमी है जो इनका नेशनल एंथम लिखेगा। नेशनल एंथम तो बाद में बनेगा वो। तो यहाँ पे एक शहर हुआ करता, एक प्रांत था मर्सेल्स। यहाँ से जब लोग चले तो वो गीत गाते गाते पेरिस में जाना है, तो वो गीत आज इनका नेशनल एंथम है, मर्सेलिस करके उसको बोलते हैं, और इनका नेशनल एंथम है। ठीक है, तो ये सोचो पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति, एक देशभक्ति की भावना आ गई। अच्छा, इस दौर में ये महीनों महीनों चलती थी ये चीजें, एक दिन की कहानी नहीं थी, तो ये सालों साल भी चल सकती हैं। आदमी सारे फ्रंट पे पहुंच गए लड़ने के लिए कि राजा को देख लेंगे, विदेशियों को देख लेंगे। तो सारे
समाज की, देश की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई। मैं आपको ये बता रही हूँ, देखो देश को आगे बढ़ाने में अकेला आदमी नहीं, औरतें भी बराबरी पर चली थी। तो यहाँ की औरतों ने पूरा घर संभाला अपना, अपने बच्चे संभाले। अब इनके हस्बैंड, इनके भाई, इनके पिता तो चले गए फ्रंट पे, तो इन लोगों को खेतों में भी काम करना पड़ा, इनको चीज़ें समझनी भी पड़ी, अपने घर परिवार को संभालना पड़ा, बच्चे भी संभालने पड़े, बुजुर्ग भी देखने पड़े। सारी जिम्मेदारियों को औरतों ने बखूबी निभाया। और अगर औरतें बखूबी निभा रही हैं जिम्मेदारी, तभी आदमी फ्रंट पे काम कर रहे हैं। तो वॉर लंबी चलनी थी, ये दिख रहा था। अब इस वॉर के चलने में सब लोगों ने फील किया कि यार सब कुछ तो चल ही रहा है, क्यों ना इस टाइम पे ही सिस्टम को, जो हमने ये नेशनल असेंबली बनाई जिसमें कि सिर्फ एक्टिव सिटीजन है, इसको भी बदल देते हैं। तो लोग ना धीरे 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 पूरी व्यवस्था को बदलने के मन बनाने लग गए, और यहाँ पे अलग अलग तरह के क्लब्स बनने लग गए। इन क्लब्स में बैठ के लोग बातचीत करते, भाई क्या करें, देश कैसे बदलेगा, कैसे सुधरेगा। तो इसी तरह के क्लब में एक बड़ा क्लब बना जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैकोबिन क्लब। और इसका जो लीडर है, एक्चुअली ये सेंट जेकॉब करके एक आदमी थे, उनका एक कॉन्वेंट था, चर्च की जहाँ शिक्षा दी जाती थी, मतलब धर्म की शिक्षा, उनके नाम पर ये जैकोबिन क्लब है। और इसकी खासियत ये थी कि इसमें जितने थर्ड एस्टेट के गरीब लोग थे ना, थर्ड एस्टेट भी तो डिवाइडेड था, जो गरीब थे, जैसे डेली वेजर्स, मजदूरी करने वाले, कोई मान लीजिए जूते बनाने वाला, कोई किसी के घर पे सर्वेंट था, या कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, इस टाइप के जो बिल्कुल गरीब लोग, कोई वॉच मेकर, कोई बढ़ई, कोई लकड़ी का काम करने वाला, इस तरह के गरीब गरीब सारे लोगों ने मिलके और इसका मेंबर बन गए वो लोग, जैकोबिन क्लब के। जैकोबिन क्लब का लीडर जो बना उसका नाम था मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन रॉबespierre। बहुत बड़ा नाम है ये, रॉबespierre। तो ये इनका हेड बन गया। गरीब और पिछड़े हुए लोग जो थे, जो शोषित थे, दलित थे, इनका ग्रुप था जैकोबिन क्लब। और इसी ग्रुप का मेंबर बने थे आपके यहाँ हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, जिन्होंने आंगल मैसूर युद्ध में, 4 युद्ध हुए थे ना, आंगल मैसूर युद्ध, जिसमें उन्होंने फिर 3rd में 4th में कमान संभाली। 4th में तो खैर मारे ही गए थे 1799 में। तो ये उसी दौर की घटनाएं हैं। जैकोबिन क्लब का मेंबर है। इन लोगों ने धीरे धीरे करके कमान संभाली और इन्होंने कहा भैया नेशनल असेंबली को भी ज्यादा अच्छा मत समझो, क्योंकि ये भी हम में से अमीरों की है, हमारा कोई हक नहीं है। तो इन लोगों ने धीरे धीरे करके और ये मान के चलो नेशनल असेंबली को खत्म करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। और फिर कहा कि ये नेशनल असेंबली ने वैसे भी राजा को खत्म नहीं किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बैठा हुआ था अभी। तो मैक्सिमिलियन रॉबespierre ने लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस किया और जनता ने इनका साथ दिया। भाई अपने में से निकला था। इसने कहा सबसे पहले तो अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदलते हैं। ये जो अमीर हैं, जो जाने ही अपने कपड़े और अपने रहीसी और अपने रहन सहन के लिए, अपनी भाषा के लिए, जबान के लिए, तो इन्होंने कहा सब कुछ बदलते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट था ये आदमी कुछ चीजों में। इसने कहा हम लोग अपने बातचीत का तरीका भी बदल देंगे। जैसे वहां के लोग ना मदामे, मैडम को वो लोग मदामे बोलते हैं। आप देखते हैं शोरूम्स होते हैं, कहीं कहीं MADAME लिखा होता है। ये फ्रांस से ही तो है। फ्रांस में जैसे हम यहाँ श्रीमती जी कह देते हैं या मिसेस अंग्रेज कह देते हैं, तो वहाँ या मैडम कह देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से वो मदामे वर्ड था। और मॉन्सेक्यू करके, मॉन्जियोर करके वो सर बोलते थे, जैसे सर अंग्रेजी में है। तो इसने कहा ये कोई ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, और अब सब लोगों को सिटियन और सिटियनी कहा जाएगा। सिटीजन का वर्ड है कि तुम कोई मदामे और ये मॉन्जियोर नहीं हो, तुम सिटीजन हो। तो सिटियन और सिटियन और सिटियनी ये वर्ड दे दिए उसने। उसने कहा कोई जरूरत नहीं है ज्यादा स्टाइल में रहने की, सादे कपड़े पहनेंगे। कपड़े भी क्या, इनके कपड़ों का मैं स्टाइल बता देती हूँ। मान लीजिए पजामा है ये, इस पजामे पे ना, पजामे पे एक खास तरह की डिजाइनिंग, और बड़ा मतलब ऐसे कि ऐसे दिखे गरीब सा ही आदमी है। इस पे ऐसे स्ट्रिप्स बनी होती, स्ट्राइप्स बनी होती थी, ये ऐसे धारियां। तो धारीदार, जैसे आजकल नहीं ये निक्कर आ जाते हैं, शॉर्ट्स आ जाती हैं, इस टाइप की धारियों बने हुए कपड़े थे। तो इसने कहा यही पहनेंगे, पूरे क्लब के लोग यही पहनते, औरतें भी यही पहनती। नीचे जो स्कर्ट थी उसके ऊपर ऐसे धारियां बनी होती थी। और फिर इन्होंने कहा कि हम लोग ना लिबर्टी के लिए कैप लगाएंगे। वो फ्राइजियन कैप नहीं बताया मैंने, रेड सेंटा क्लॉज की जैसी वो दिखती है आपको, उस टाइप की कैप। तो इन्होंने कहा ये जो कल्चर है ना कि हमेशा ऐसे बन ठन के रहो या ऐसे अमीरों की तरह रहो, ऐसे हम नहीं रहेंगे, सादगी से रहेंगे। इस टाइम के लोग ना बड़े बड़े बूट्स पहनते थे, और नी होते ना घुटने, घुटने की जो हड्डी होती है यहाँ पे वो ब्रीचेस लगाते थे, नी ब्रीचेस। तो इसने कहा कोई जरूरत नहीं नी ब्रीचेस ब्रीचेस की, नॉर्मल रहेंगे बिल्कुल बिना ब्रीचेस के। और लोग जो है इनको एडमायर करने लग गए सब लोग ने, यार ये ठीक है, देखो कितना सादा कपड़ा। गांधी जी ने क्या कहा था, भाई सादा जीवन उच्च विचार ना। तो ऐसे ही मान लो रॉबespierre, मैं ये नहीं कह रही रॉबespierre बड़ा अच्छा आदमी है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ वो सिस्टम को बदलने के लिए क्या कुछ कर रहा है। रॉबespierre ने कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, मदामे मॉन्जियोर कोई नहीं बोले
बोलेगा, सिटियों ने, सिटिये ने ये बोलना है। और फिर इसने क्या कहा कि ये देश में बड़ा स्टाइल चलता है खाने पीने में भी। अब देखिए आज भी ना इंडिया में आप देखिए, ब्रेड की मैं बात करूं, ब्रेड का एक पैकेट मेरे ख्याल 20 का भी आता होगा, 35 का भी आता है, 50 का भी आता है और 150 का भी आता है। अंतर क्या है? तो सारी ब्रेड, कोई गार्लिक ब्रेड है, कोई मिक्स फ्रूट डाल के उसको ब्रेड बना दिया, कोई अलग तरह, पता नहीं कितनी वैरायटी की ब्रेड है, कोई वाइट ब्रेड है, कोई ब्राउन ब्रेड है ना, कोई मल्टीग्रेन ब्रेड है। ब्रेड की कीमत अलग अलग है ना, यहाँ भी थी। इसने कहा कोई अलग अलग कीमत की ब्रेड नहीं चलेंगी, एक कीमत की ब्रेड चलेगी और इक्वल ब्रेड सब खाएंगे। होंगे कोई क्लर्जी प्लर्जी, लेकिन सबको इक्वल ब्रेड खानी है। तो इसने सोचो खाने पे प्रतिबंध लगा दिया, सबको एक जैसा खाना खाना है। इसने मीट की और ब्रेड की, हर चीज की कीमत तय कर दी। मतलब इसने ना चीजों को बहुत ज्यादा नॉर्मल करने के चक्कर में ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, और ये इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि लोग इससे थोड़ा थोड़ा मन में ना जलने लग गए। यार हमारे बीच में से था, हमारी बातों को समझता था, लेकिन अब ये पता नहीं कैसा अपना स्ट्रिक्ट सा आदमी बन गया। और फिर इसने कहा कि अगर प्रशासन चलाना है तो लोगों के मन में डर भी पैदा करना होगा। इसने, एक डॉक्टर था इनके टाइम में, डॉक्टर गिलोटिन नाम था उसका, डॉक्टर का। तो गिलोटिन पता नहीं कैसे दिमाग का आदमी रहा होगा, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बताऊंगी तुम्हें भी अजीब लगेगा। उसने सोचा आदमियों में डर कैसे बिठाएं, कैसे मौत दे। तो मौत देने का एक तरीका उसने आजमाया, बनाया। उसने उसने 2 पोल लिए ऐसे लकड़ी के, और इनके बीच में एक ऐसे ब्लेड, आरी टाइप, जैसे आरी नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा आरी वगैरह, ऐसे। और इस ब्लेड को यहाँ से मान लो कोई जंजीर टाइप से ऊपर नीचे कर सकते थे। ये 2 पोल खड़े हैं, इनके यहाँ बीच में ब्लेड है। यहाँ पे एक आदमी का, मान लीजिए यहाँ पे एक 6 फीट का या 7 फीट का, जितनी एवरेज हाइट होती होगी, उतना एक लकड़ी का फट्टा बना दिया। 2 पोल्स, इनके बीच में लकड़ी का फट्टा, उस पर आदमी को लटा देते, उसके हाथ पैर बांध देते, और उसकी गर्दन में भी ना एक ऐसा कुछ साइज फिट कर देते ताकि वो गर्दन ना हिला पाए। ये सजा देने का तरीका था। और जब जिसने किसी ने गलती कर दी उसको यहाँ लटा दिया। अब जैसे ही जिसको सजा देनी है तो ये खुले में दी जाती थी, मतलब चौक चौराहे पर सारी जनता इकट्ठी होती, यहाँ लिटा के उसकी गर्दन में वो फिट कर दिया लकड़ी का। अब वो गर्दन नहीं हिला पा रहा, ऊपर से वो आरी आएगी और एकदम से कट से गर्दन दूर गिरेगी। मतलब कहते हैं ना भाई, सिर धड़ से अलग कर दिया। तो ये सिर धड़ से अलग करने का इनका ये सिस्टम था। गुलेटिन नाम का एक आदमी था, डॉक्टर था, उसने ये इजाद किया। तो इस तरीके से मारने को कहते हैं गुलेटिनाइड, ये नाम दे दिया गुलेटिनाइड। ये लिखा हुआ है कई बार, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। तो गुलेटिनाइड एक तरह का किसी भी आदमी को, अगर इनको लगता था रॉबस्पियर की सरकार को कि उसने गलत किया, उसको ये पकड़ते, जेल में बंद करते, फिर उस पर मुकदमा चलता। अच्छा, इसने अदालतें भी क्या बनाई पता है? इसने कहा अदालतें भी रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल्स बनाओ, नॉर्मल वो जज वाली नहीं, रिवोल्यूशनरी मतलब जो क्रांतिकारी टाइप की हो ट्राइब्यूनल्स, जो विशेष अदालतें बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं ट्राइब्यूनल्स। जैसे ग्रीन एनजीटी का नाम सुना होगा आपने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, जो ग्रीनरी, पर्यावरण प्रदूषण पे काम करता है। तो इस तरह से अब ये इसका सिस्टम था। इसने ना अति कर दी, लोग इतने दुखी हो गए कि भैया हमें इससे छुटकारा चाहिए। और फाइनली जब लोग इससे इतने दुखी हो गए तो एक दिन लोगों ने इसी को पकड़ लिया, इसके ही यार दोस्तों ने, और कहा भाई तू भी बहुत गड़बड़ करता है, इसको भी, इसके ऊपर भी केस चलवा दिया। अब वो केस चला तो वहां ट्राइब्यूनल ने कहा, जज ने, कि भैया तुम भी गड़बड़ करते हो, तो जो भी गिल्टी है उसको तो ऐसे ही मरना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया था वो डॉक्टर गुलेटीन का, तो उसको वहीं लेटाया और वहीं उसको फिर लेटा के पब्लिकली सबके सामने उसका भी सिर धड़ से अलग। और इस तरह रॉबस्पियर की कहानी खत्म हो गई। इस देश की हालत देखो, ना मोनार्क संभाल पाया, ना नेशनल असेंबली संभाल पाई, न ही गरीबों का जो मसीहा दिखता था लोगों को शुरू में, रॉबस्पियर संभाल पाया। तो देश चलेगा कैसे? क्योंकि राजा को भी इन्होंने मार दिया। राजा को तो रॉबस्पियर ने पहले ही मरवा दिया था। जनवरी 1793 में इसने राजा का खुलेआम पब्लिकली बीच में चौराहे पे कत्ल करवा दिया, और वहीं उसकी पत्नी को कुछ दिन बाद मरवा दिया। तो आप देखो, ना राजतंत्र बचा, न यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो बनाया था नेशनल असेंबली में ने वो बचा, और ना ही रॉबस्पियर बचा। इसका मतलब देश में फिर से चेंज चाहिए। वो चेंज क्या होगा कल पढ़ेंगे, ठीक है? टफ है थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन कहानियों के थ्रू पढ़ने से मुझे लगता है समझ में आ जाएगी। और आज ये टेक्निकल टीम कह रही थी, कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए कह रहे थे। वैसे मैं आपको बताऊं, पीडीएफ से कभी कोई नहीं पढ़ा आज तक। ये फॉर्मेलिटी होती है कि हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। सबसे बढ़िया होता है अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना। मैं खुद वही करती थी, इसलिए तुम्हें भी वही सजेस्ट करूंगी। ये देखो, मैंने खुद अपने नोट्स बना रखे हैं। ये सब बातें ना मैंने एनसीईआरटी से कम 20-20, 30-30 बार पढ़ के और अपने नोट्स तैयार कर लिए। तो मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगी कि तुम, अब टाइम तो है ही, जब टाइम हो तो उसको अपना नॉलेज को एनहांस करने पे लगाना चाहिए। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अपनी लिखाई की चीज़ें ना ज़्यादा अच्छी समझ में आती हैं। पीडीएफ आपके पास कितनी पढ़ी होंगी, आपने कितनी पढ़ी है उनमें से?
फोन पे इस तरह से कभी कोई नहीं पढ़ता। अपनी कॉपी, अपनी हैंड रिटन नोट्स की तैयार करो, वर्ल्ड हिस्ट्री करके उस पे हेडिंग डाल दो, और एक नॉर्मल, बहुत मोटा रजिस्टर मत लेना, नॉर्मल सा रजिस्टर ले लो, मेरी बातों को सुनते जाओ, जो मैं पीपीटी दिखाती हूँ बस इनको भी नोट डाउन कर लोगे ना, और एनसीईआरटी की 2 बार रीडिंग ले लेना, फिर देखना तुम्हें सारी चीजें आसान दिखेंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए पढ़ाई के लिए इतना ही। कल मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात, फिर बता दूं, कई बच्चों का फोन आता है, क्योंकि आईसीएस होमवर्क ऐप, ये एप्लीकेशन है हमारी आईसीएस होमवर्क ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे इस हफ्ते के लिए ऑफर दिया हुआ था। इसकी जो फी थी वो काफ़ी कम कर दी थी, और इसकी फी चल रही है 1 ईयर के लिए 3000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। इस पूरे साल में, एक साल में जितना भी आपके एग्जाम्स होंगे उन सबको टारगेट करके उनका सिलेबस पूरा, जितना, मतलब देखो सिलेबस पूरा क्या होता है, ये गलत है शब्द सिलेबस पूरा होगा, क्योंकि सिलेबस पूरा उस दिन होता है जिस दिन आपकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने में आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और अगर इस पेंडेमिक की बात करूं तो लोग 2-2, 3-3 साल से तो बैठे बैठे वेट करते करते उम्र दराज हो गए कि पता नहीं पेपर कब होगा कब होगा। हरियाणा का तो इतना बुरा हाल है, अब ये सीईटी जब होगा उसके बाद फिर कभी दूसरा पेपर होगा तब बात बनेगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ो, अदरवाइज परिस्थितियों के अनुसार ढल जाओ। तो परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ने का अगर हिम्मत है, ताकत है, तो रॉबस्पियर ने देखो कैसे चीजें बदली हैं, लेकिन बाद में खैर उसका क्या हुआ वैसा हमें नहीं करना है। सिस्टम को बदलने में टाइम लगता है, 1-2 दिन में चीजें नहीं बदलती हैं। अभी कल आगे पढ़ाऊंगी ना, जबकि इस देश में कैसे हलचल मची हुई है, कोई भी देश को संभाल नहीं पाया। अभी तो फिर कल पढ़ेंगे मिलिट्री का डिक्टेटर भी आएगा यहाँ, नेपोलियन बोनापार्ट, सुना होगा आपने, जो कहा था ना कि भी मेरी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है, उसी आदमी के बारे में कल आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 3000 रुपए में, और इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं 90 5320 40 पर। अगर ये नंबर नहीं मिलता, क्योंकि आज वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा बिजी जा रहा है, बहुत सारे बच्चों ने ये कहा, तो एक नंबर है 98 1296 96, 90 5320 40, 98 1296 96, ये 2 नंबर हैं, इन पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। 1 साल में इसमें आपकी डेली क्लासेस चलेंगी। हमारा एक शेड्यूल्ड तरीका है पढ़ाने का, जैसे हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, वो पहले बेसिक बैच पढ़ाते हैं, फिर न्यू जनरल बैच होता है, फिर ओल्ड जनरल बैच होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने हिसाब से फिर ढलता चला जाता है। और इसमें एक सधी हुई पढ़ाई अगर आप किसी ऐप के साथ, किसी के साथ भी जुड़ के करते हैं, तो आपको एक फायदा मिलता है कि आपका एक तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि अगर आप किसी भी ऐप के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं, रोज का आपका बंधा हुआ सिलेबस होता है, पहला। दूसरा, आपका जो सिलेबस है इसको आप पूरा कर सकते हैं एक डिफाइंड मैनर में, कि भाई मैंने ये वाला पार्ट हिस्ट्री कर लिया, ये पॉलिटिकल कर लिया, ये इंग्लिश कर लिया, हिंदी कर लिया, या चाइल्ड डेवलपमेंट कर लिया, या जो भी है करंट अफेयर्स कर लिया। ठीक है, इन 2 के कारण जो सिलेबस के ऊपर थोड़ा फोकस कर ले और जो कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस कर ले, देखो सिलेबस 100% डिफाइंड तो कहीं का भी नहीं है, कुछ भी अजूबा आ जाता है, लेकिन आप ये देखो उस अजीब वाले में भी तो बच्चे नौकरी ले जाते हैं ना, जो लगातार पढ़ रहे होते हैं, जिनका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है ना, वो नौकरी के काबिल बनता है। सिर्फ चीजें रटने वाला कभी नौकरी नहीं लगता। जब आपका मानसिक बौद्धिक विकास इतना हो जाएगा ना कि आप 4 में से आपको चारों नहीं आते, लेकिन आप घुमा फिरा के फिर भी इर्द गिर्द पहुंच जाते हैं सही बात के, ये तब होता है जब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हो, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें जानते हो आप, तब आप नौकरी के काबिल बनते हैं। सिर्फ कुछ चंद किताबें पढ़ लेने वाले नौकरी नहीं लगते, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टीचर जब पढ़ाता है ना, तो टीचर के पढ़ाने में तो टीचर की मेहनत होती है, आपकी मेहनत होती है जब आप सेल्फ पे भी काम करते हैं। टीचर के पढ़ाने के बाद आप नोट्स बनाते हैं, आप एक्स्ट्रा देखते हैं भैया ये मैं कहाँ से कवर करूं। जैसे मैंने आपको 2-3 दिन से मैं लगातार कह रही हूँ, एनसीईआरटी को इन 1-2 महीने, जब तक हमें नहीं लगता कि चीजें ठीक होने में, या सरकार नहीं चाहती कि चीजें ठीक हो, तब तक आपको पूरी तरह से इन किताबों को, ये मान लीजिए कि घुस जाना है इनमें, इनको पूरी तरह से सीख लेना है। एनसीईआरटी 9वीं 10वीं जो बच्चा ढंग से कर लेगा, 6ठी 7वीं 8वीं तो मुझे लगता है वैसे भी आप लोग पढ़ते ही होंगे, नहीं पढ़ते तो पढ़ लीजिए जरूर, वो बहुत बेसिक चीजें हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में 6ठी 7वीं 8वीं तो बहुत ही बेसिक है, 9वीं 10वीं जो पढ़ लेगा ना, वो करीब करीब पहुंचने लग जाएगा कि हाँ वो अंदाजा भी सही लगा पाता है। तो ये आपका कंटिन्यूटी और सिलेबस, इन दोनों चीजों पर ज्यादा अच्छा काम होता है अगर आप किसी भी ऐप से जुड़ जाते हैं तो।
देखिए, हर किसी के अपने हिसाब किताब होता है पढ़ाने का, हर टीचर अपने पार्ट पे मेहनत करता है। और मुझे लगता है जब भी कोई पढ़ाता है ना, तो अगर वो टीचर है सच में, तो वो 100% कोशिश करता है कि मैं चीज़ों को इतना आसान बना दूं कि वो बच्चे के, मेरे दिमाग, मेरी ज़बान से निकल के बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए। यही टीचर की मेहनत होती है। इसी चीज़ के बदले वो फी लेता है कि भाई उस चीज़ पे जिसने उसने खुद काम किया वो बच्चे को कैसे आसान बन के दिखे। लेकिन मेहनत बच्चे को भी करनी पड़ती है, हमने भी अपने टाइम में की थी, सबको करनी पड़ती है। तो ये हमारा ऐप, ये मैंने आपको नंबर बता दिया, ठीक है। हरियाणा में अब जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में सीईटी के बाद ही आप एलिजिबल होंगे। तो सीईटी करना पड़ेगा। अब वो रोके किया जाए या उस पर तुरंत से बैठ के काम कर लिया जाए, ये आपके अपने ऊपर है। मैंने अभी आपको कहा, या तो परिस्थितियों को बदलो या खुद को बदलो। परिस्थितियां बदलना अगर आसान लगता है तो उसको बदल लीजिए, और नहीं लगता है तो जो चीज़ हो गई है उसके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश कीजिए। जो जितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाएगा। इंटेलिजेंस बेसिकली होता भी यही है साइकोलॉजी में, पावर टू एडजस्ट, इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो अब जो चीजें हो गई हैं ना, उनको एक्सेप्ट करो। अब ये बीमारी के कारण अगर छुट्टियां हो गई हैं तो ठीक है भाई, हम इससे आगे क्या कर सकते हैं, हम अच्छी तैयारी करें। क्या तैयारी करें? तो जो चीजें हमें पहले बहुत टफ लगती थी, हमने देखा पिछले एग्जाम्स में आई हैं। आप एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हरियाणा एचएसएससी ने पूछे थे पिछले एग्जाम्स में, जो बच्चे कह रहे थे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने वो क्लास में एनसीईआरटी से पढ़ा रखे हैं, मैंने बताए थे बच्चों को कि देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ आया था। एनसीईआरटी को बेस बना के कम से कम पढ़ लो। हो सकता है एक भी ना आए, मैं ये नहीं कह रही जरूर उठाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी करना हर एक की जिम्मेवारी है जो भी कॉम्पिटेटिव पेपर की तैयारी करता है, ठीक है। मैंने अपने टाइम में खुद भी पढ़ी थी। मैं अगर 20 साल में नौकरी में थी तो उसका कारण था मैंने एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा किताबें बहुत सारी पढ़ी थी। बिना पढ़े कोई नौकरी पे नहीं लगता। और कुछ लोग कहते हैं जनरल को नौकरी नहीं मिलती। भैया जो पढ़ते हैं ना, वो चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबको मिल जाती है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी। कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा सीईटी के बाद, तो अपनी तैयारी पे और फोकस करना। 1 साल मिनिमम, हो सकता है 1.5 और 2 भी लग जाए, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। या तो चिक चिक करके बैठ जाओ, एनर्जी को वेस्ट कर दो, या फोकस्ड होकर अपना रोज थोड़ा 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 कछुए की चाल से बढ़ते जाओ पढ़ाई में। जब जरूरत पड़ेगी तब खरगोश की तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बहुत सारा प्यार दिया बच्चों ने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगता है जब बच्चे जो अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, और मेन होता है कि व्यूज अगर हो जाते हैं तो फिर टीचर को लगता है यार मेरी मेहनत सफल हो गई, उसमें फिर डबल मजा आता है। थैंक यू, गुड नाइट। खुश रहिए, जैसा माहौल है इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव रहिए। कोशिश कीजिए आपसे जुड़े लोग भी आपको देख के पॉजिटिव हो। थैंक यू।